हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं हम, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और 6 मार्क्स का एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर आता है। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक्स पे हमारे आ रहे हैं, जो टॉपिक्स हमने इसको डिवाइड कर रखे हुए थे। सबसे पहला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, इसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लास 10th में भी आपने इसके बारे में पढ़ रखा हुआ है और जल्दी से इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्चुअली द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसे एक मैग्नेट है, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, उसके अराउंड जो स्पेस होता है जहां पे उसके इन्फ्लुएंस को हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैं सिंपल डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which its influence मतलब उसके एहसास को, influence can be experienced is called magnetic field। वही हमारी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं कि एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल बी। मैग्नेटिक फील्ड को जो सिंबल दिया जाता है दैट इज बी, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए इस पे वेक्टर लग जाता है। एंड द यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये तो रही बात मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका नाम है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ यानी सेकंड टॉपिक इज बायोट, BIOT, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। अभी मैं इसमें बताऊंगा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले इस लॉ की इंपॉर्टेंस को समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कोई भी लॉ, थ्योरम, प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका एक्चुअली मतलब समझा करिए कि वो हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उसका मोटो क्या है, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे बायो-सेवर्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं तो इसका सिंपल सा लॉजिक था, इसका सिंपल सा कहना था कि अगर कोई वायर है, करंट कैरिंग वायर है आपके पास, मान लीजिए एक इनफाइनाइट लेंथ का, सपोज मैं यहाँ कंसिडर कर ले रहा हूँ एक इनफाइनाइट लेंथ का, ये हमारे पास वायर है, वो भी करंट कैरिंग है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका ये कहना था कि जैसा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट को जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, एक ऐसा टर्म है जो कि दो अपने टर्म से मिलकर के बनता है। मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक, ये वर्ड दो टर्म से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। मतलब क्या हो गया कि व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन एनी ऑफ द वायर, ठीक है, किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, ठीक है, और उसी फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। अब यहां पे जैसे हमने कंसीडर कर लिया कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो कि करंट कैरिंग है, तो बायो-सेवर्ट्स का क्या कहना था कि भाई अगर इसके अराउंड कोई भी, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड डेवलप हो रही है, आप किसी भी पॉइंट पे, आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है ना, आप मेरे को याद करना। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये मान लीजिए अगर मेरे पास एक वायर है, करंट कैरिंग है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट के कारण इसमें करंट कैरिंग है, तो अगल बगल क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, तो मैं बायो-सेवर्ट्स का इस्तेमाल करके उस मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकता हूं। सिंपल लॉजिक तो पहले ये आप समझिए, क्योंकि ये लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स और कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको इजीली अडैप्ट हो जाएंगे। अब जैसे आते हैं, मान लिया ये हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या इसमें कंसिडरेशन क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको हम फाइनाइट लेंथ का मान लेते हैं, छोटी सी लेंथ को हमने ले लिया, ठीक है, और इसको हमने कंसिडर कर लिया एज DL हमने कंसिडर कर लिया कि इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, लेंथ ऑफ द वायर ले लिया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस, ये पॉइंट P ले लिया, जो कि मान लिया इस वायर से थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, और इस P पॉइंट पर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। और ये P पॉइंट तक की जो लेंथ है ये हमने स्मॉल r ले ली हुई है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने जो है डिस्कस किया B से रिप्रेजेंट होती है। तो भाई सबसे पहली बात क्या है
कि आप ये देख रहे हो, जब स्मॉल एलिमेंट आपने लिया, यानी जैसे अगर मान लो मेरे पास ये वायर है, मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर अज्यूम किया हुआ है, तो छोटे से टुकड़े से मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटी सी ही आएगी ना। फिर उसके बाद हम पूरे की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यही प्रोसेस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस छोटे से पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है सबसे पहले वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो छोटे से पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, बायो-सेवर्ट्स का कहना ये था, जो डीबी आएगी यानी डिफरेंशियल फॉर्म में आएगी, ये सबसे पहला फैक्टर जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आई पे, यानी करंट पे। यानी करंट की वैल्यू, करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगी। दूसरा फैक्टर था डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, यानी आप अगर छोटा सा पार्ट लेते हो, वायर की लेंथ अगर बहुत छोटी सी ली हुई है आपने, तो उससे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर आपने बड़ी लेंथ ले ली है वायर की, तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड बड़ी डेवलप होगी। तीसरा फैक्टर जो था दैट वाज इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में था। साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए थीटा हमारा बेसिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाता है, साइन थीटा हमारा बेसिक फंक्शन होता है। और साइन थीटा एक ऐसी वैल्यू है जिसकी बढ़ती हुई वैल्यू के साथ, बढ़ते हुए एंगल के साथ उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, 0 पे 0, 90 पे जाकर के 1 हो जाती है। तो इसीलिए जो ये थीटा था इस पे डिपेंडेंट था। आप खुद सोचिए कि अगर ये पी पॉइंट आप घुमा करके मान लीजिए इस वायर पे ही ले आते हैं, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 के कारण क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड थीटा पे डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी 0 हो जाएगी। तो इसलिए थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा दूसरा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। एंड द लास्ट फैक्टर इज dB will depend on 1/r²। 1/r² का मतलब इनवर्स स्क्वायर रूल से, भाई ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ये पॉइंट को आप बहुत दूर ले जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे ये डिपेंड करेगा, भाई जितना ये वायर के पास होगा, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये पी पॉइंट जितना वायर के पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये 4 फैक्टर्स थे जिन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो डिपेंड कर रही थी। इसको इक्वेशन 1 ले लिया, 2, 3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन r²। चारों को अगर मैं कंबाइन करूं, क्योंकि IDL साइन थीटा ये तीनों फैक्टर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में, और चौथा फैक्टर जो r² है वो उसके इनवर्सली रिलेशन में आ रहा है। तो एज पर द रूल भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी आपकी इक्वलिटी बदलेगी तो आपका एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, dB इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r²। ठीक है, यहां पे ये μ0 अपॉन 4 पाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे यहां पर क्या हो जाता है, μ0 अपॉन 4 पाई एज अ कांस्टेंट हो जाता है। इस μ0 को हम बोलते क्या है, दिस μ0, जो μ0 है इसका नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और इस μ0 अपॉन 4 पाई की जो पूरी कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 10⁻⁻⁷। अब यूनिट की बात कही, भाई यूनिट की बात अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्यों इसको याद करूंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूले से डिराइव कर दूंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। इसकी वैल्यू आपको इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है तो dB इंटू r² हो जाएगा, जल्दी से देखो, और I और DL डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो dB क्या है, टेस्ला, और इस मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं, dB की यूनिट क्या हो गई, टेस्ला, और r² इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में जा रहा है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन I का मतलब करंट यानी एम्पियर, और DL का मतलब मीटर डिस्टेंस, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यानी इसकी यूनिट क्या हो गई, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो दिस इज बायो-सेवर्ट्स लॉ। और जिसकी वैल्यू अगर आपको कभी मान लीजिए μ0 की वैल्यू निकालनी हो तो 4 पाई उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, जो मैंने आपसे कहा था जो इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, दैट इज वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएस लॉ, यानी बायो-सेवर्ट्स लॉ का वेक्टर नोटेशन। अब बायो-सेवर्ट्स लॉ आपके सामने ये दिया हुआ, अब इसका वेक्टर नोटेशन हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, बहुत आसान होता है। जैसे वेक्टर फॉर्म में हम इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर dB, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, μ0 अपॉन 4 पाई
आई, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एक्चुअली ये जो थीटा एंगल है ये किसके किसके बीच में बन रहा है, इस आर और आई के बीच में, सॉरी आई आर और डीएल के बीच में, ठीक है ना, आर और डीएल के बीच में ये एंगल आपका ड्रॉ हो रहा है। तो आर का मतलब यहां पे भाई डिस्टेंस, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका हमने लिखने का तरीका क्या होगा, जो आई यानी डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू, या तो फिर आप जैसे आई डीएल साइन थीटा आप हटाते तो आर कैप यहां लगा सकते थे, आर कैप, क्योंकि भाई देखिए पोजीशन डीएल और आर के बीच में बन रहा है ना, ये डीएल और आर के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो डीएल और आर कैप लगा सकते थे। और आर कैप का आपको ये पता है फॉर्मूला, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है आपने कि आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है ना, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो इसको जब हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो आर कैप के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेक्टर आर अपॉन मॉड से जब भी वैल्यू आती है तो वो मैग्नीट्यूड बचता है, वेक्टर आर अपॉन आर। तो इसीलिए आर स्क्वायर का ये आर क्यूब हो गया और वेक्टर आर से ये मल्टीप्लाइड हो गया, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ पे आते हैं, जिसमें कि पहला एप्लीकेशन हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स सेंटर, यानी ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कंडक्टर है और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि इसमें मान लिया आई करंट फ्लो कर रहा है और ये छोटा सा पार्ट हमने इसका सेलेक्ट कर रखा हुआ है, इस छोटे से पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो अगर आप इसमें देख सकते हैं तो डीएल अगर इसमें स्मॉल पार्ट हमने ले रखा है तो आर डिस्टेंस पे ये सेंटर ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैलकुलेट करनी है। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें क्या लिखा, स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर के लिए क्या करना होगा, बायो-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो डीवी इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, बायो-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल किया। अब यहां पे अगर आप देखें तो डीएल और आर के बीच में आपको ये थीटा कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, तो यानी थीटा इज, सिंस थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा 90 होने से साइन 91 हो गया। तो फाइनली वैल्यू हमारी क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू डीबी। दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करने पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये डीबी का इंटीग्रेशन बन जाएगा बी और सारे कांस्टेंट्स पहले बाहर हो जाएंगे, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, कांस्टेंट सारे बाहर हो गए, इंटीग्रल लग गया डीएल पे। अब इंटीग्रल ऑफ डीएल आपको पता है क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले मैं एज इट इज इसको लिख ले रहा हूं, आई बाय आर स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ डीएल इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर नॉट आर स्क्वायर, 2 पाई यानी सर्कमफ्रेंस के तो बराबर होगा जब सर्कुलर है। तो इसको जो मतलब सॉल्व कर लीजिए आप, स्क्वायर से ये आर चला गया, तो यानी फाइनल एक्सप्रेशन आपका क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। अब आप इसको देखिए, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूछा जाए, यानी अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है सर्कुलर लूप की, तो आप इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हो। और आप इसको जब डेरिवेशन में हम कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं तो आप इसको और फर्दर जो है सॉल्व कर सकते हो। फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको और सॉल्व कर लें तो ये पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, यानी फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। This is the magnetic field at the center of a circular current loop, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। अब जैसे इसमें रूल की बात आती है, रूल्स काफी इसमें पूछे जाते हैं आपसे, जैसे क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स सेंटर एंड आल्सो आइडेंटिफाई द रूल which is used to calculate the direction of magnetic field due to a straight current carrying conductor। यानी आपके पास ये मान लीजिए सर्कुलर ना होकर के अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको, तो बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे ये मेरे पास अगर मान लीजिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, करंट ऊपर की ओर जा रहा है नीचे से ऊपर, तो इसके लिए सबसे जो अहम रूल है वो हमारा क्या है, फ्लेमिंग आपका राइट हैंड थंब रूल, जिसके जो कि क्या कहता है 10th में भी आपने पढ़ रखा है कि इफ यू ग्रास्प अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ राइट हैंड सच दैट थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में है, तो फिंगर्स की जो कर्लिंग होगी, यानी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में भी मुड़ रही होंगी, दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैंने थंब को उसकी डायरेक्शन में रखा, करंट की डायरेक्शन में, और जो फिंगर्स है मेरी कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, ये फिंगर्स की डायरेक्शन विल बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी तरह से सेम
अगर मैं जैसे यहां पर भी ले लूं, अगर इस पार्ट को मान लीजिए आपका, जैसे ये पार्ट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया हुआ है, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है तो इसी रूल से मैं निकाल सकता हूं। तो कहने का मतलब कि अगर जब कभी भी आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके लिए आपका थंब रूल लग जाता है। अब दूसरी चीज, अगर यही कंडक्टर आपका मान लीजिए सर्कुलर है, जैसा कि ये लूप अगर ले लिया आपने, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसकी डायरेक्शन पता करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि आपके पास, अब उसमें क्या होगा, जैसे जो भी हमारा सर्कुलर लूप है, यही राइट हैंड रूल आपका जस्ट इनवर्स हो जाता है। अब जो आपकी फिंगर्स होंगी, राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट में होंगी, और जो आपका थंब होगा ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। अगर कहने का मतलब, अगर आपका जो करंट है वो आपका सपोज दैट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमने फिंगर्स को ऐसे रखा, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, वो आपकी इनवर्ड शो करेगी। और अगर यही करंट आपका आपके अकॉर्डिंगली अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम फिंगर्स को ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, क्लॉक की डायरेक्शन में रखेंगे अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉक की डायरेक्शन में करेंगे, तो जो थंब होगा वो इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज आउटवर्ड, आउटसाइड टू द प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड अ क्लोज्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। मीन्स टू से, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म से ही आप इसको मतलब डिफाइन भी कर सकते हो कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a current element, dl is current element, is equals to mu naught times the total current। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ, जैसे इंटीग्रल पे ये सर्कल बना हुआ है, इट मींस ये क्लोज इंटीग्रल कहलाता है। यानी जब भी किसी का हम इंटीग्रेशन करते हैं वो अगर सर्कुलर फॉर्म में है, कंप्लीट फॉर्म में है, तो दैट इज क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे लगाते हैं ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट एलिमेंट। डीएल क्या है, अब यहाँ पे करंट का एलिमेंट लेंगे, जो वायर हमारा है जो कि करंट कैरिंग होगा उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, उसी के बराबर होता है। अब इसको जैसे प्रूफ करते हैं, इसकी प्रूविंग पे आते हैं हम कि हाउ दिस एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी प्रूव्ड। तो इस पे बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जैसे हमने, या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ये इसके अराउंड मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और सेंटर से r इसका रेडियस ले लिया। तो अगर आप इस पॉइंट पे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, अब यहां से आप देखिए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसको मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहा हूं, तो फिंगर्स की कर्लिंग मेरी क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यानी ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैं मार्क करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है मेरी, राइट, ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी चीज जो हमारी डीएल है, डीएल मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इसका जो एलिमेंट है, यानी इस करंट वायर से ही तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, तो इसका जो आपका ये हो गया डीएल, इसकी भी डायरेक्शन इधर ले ली हुई है। अब इसकी प्रूविंग हम जब कर रहे हैं, प्रूफ इस पे आते हैं। प्रूफ में क्या है कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे अगर मान लीजिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल कैलकुलेट करते हैं, तो बी डीएल जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली जब ये स्केलर बदलेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। और थीटा क्या हो रहा है, देखिए दोनों में पैरेलल वेक्टर्स है, इट मींस थीटा इज ऑब्वियसली 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया, बी डी एल। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो बी एज अ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल, तो बी की वैल्यू इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की प्रूविंग होती है, ये एक्सप्रेशन आता है आपका। और डीएल की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई आर। अब आप यहां से देखिए तो इस 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया एंड आर से आर कैंसिल हो गया, यानी फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, म्यू नॉट आई। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या लेकर के चल रहे थे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। दिस प्रूव्स एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ पे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, इसका सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है आपके सिलेबस में। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक सोलिनॉइड ले लेते हैं। सोलिनॉइड आपको पता है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, कई नंबर ऑफ टर्न्स जो है लिए जाते हैं, और जिसकी लेंथ हम L अज्यूम कर लेते हैं।
अब इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, तो मान लेते हैं इसमें जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी। तो सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट में कोई डेरिवेशन नहीं है, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन ही जो है इसमें हो सकता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, और खैर इसका यूज बहुत है, लेकिन आगे फर्दर आपको यूज इसका काफी मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है दैट इज म्यू नॉट एन आई आती है, जहां पे बी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट क्या है परमेबिलिटी, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाता है, और आई इज करंट। यहां पे मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है कि एक्चुअली इस कंडक्टर में से जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रही है ना, जो आप मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैलकुलेट कर रहे हो, ये एक्चुअली डिपेंड किस पे करती है, ये आपके मीडियम पे डिपेंड करती है। आप एयर में कर रहे हो, वैक्यूम में कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू अलग हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यही आप एक्सपेरिमेंट अगर सपोज दैट किसी और मीडियम में आप ऑयल में कर रहे हो तो इसकी वैल्यू बदल जाती है, इसीलिए परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोला जाता है। एन क्या है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे आपके पर यूनिट लेंथ, यानी एक सिंगल लेंथ पे कितनी जो है आ रही, एंड आई इज करंट। तो एक सिंगल टर्न मतलब कहने का स्मॉल एन इसमें क्या हो जाता है, जैसे ये जो एक सिंगल टर्न आप देख रहे हैं दिस इज स्मॉल एन, ठीक है, एक सिंगल। और यही अगर हम कैपिटल एन की बात करें तो कैपिटल एन क्या हो जाता है टोटल टर्न हो जाता है आपका, कैपिटल एन इज टोटल टर्न। तो एक सिंगल टर्न जो है दैट इज स्मॉल एन, तो एक्सप्रेशन इसका क्या आ जाता है म्यू नॉट एन आई। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम बात कर ले, जैसे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट अगर करें तो एक्चुअली क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जब इसका हम डेरिवेशन करते थे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एग्जिस्टेंस होता है वो सिर्फ इनसाइड अ सोलेनॉइड ही होता है, ठीक है ना। आउटसाइड पे जो है कैंसिल हो जाता है, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है, सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ अंदर ही एग्जिस्ट करती है। तो ये था इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसके बाद आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा टॉपिक नंबर 4 होगा। अब हम बात करेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को ला करके अगर हम उसमें छोड़ देते हैं तो उस पर क्या कंडीशन होगी। जैसे सपोज दैट ये हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सपोज कर लीजिए एक चार्ज हमारा जैसे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज को हम ले आते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को जैसे ही इसमें लाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी इसमें फोर्स लगाएगी। फोर्स लगने के कारण होता क्या है कि इसमें अपनी सर्टेन वेलोसिटी आ जाएगी। मान लिया भाई एक सर्टेन वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर गया, भाई जैसे ही चार्ज आएगा मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी तो ये मूव करेगा ना, तो मूव करने से इसकी मान ली ये v वेलोसिटी आ रही है, v वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। अब v वेलोसिटी से हम क्या कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट आपका ये गया, एक कंपोनेंट कुछ यूं गया। मान लिया भाई मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर की है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड और v वेलोसिटी मान लिया थीटा एंगल सस्पेंड कर रहे हैं, तो इनसे जो हमारा कंपोनेंट रिजॉल्व होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v का cos थीटा कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा v का sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अब इनमें बात करते हैं जो फोर्स की, तो फोर्स एग्जैक्टली जो आपकी आ रही है उसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले जैसे फोर्स के फैक्टर्स देखे गए कि जो फोर्स था वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था। तो सबसे पहला फैक्टर था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स उस पर उतनी एक्ट होगी। मान लीजिए अगर 2 माइक्रोकूलम का है तो फोर्स उस हिसाब से, अगर 4 माइक्रोकूलम का हो जाएगा तो चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो फोर्स उस पर ज्यादा एक्सर्ट होगा। दूसरा फैक्टर था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा फोर्स उस पर उतनी ज्यादा एक्ट होगी। एंड द थर्ड फैक्टर, लास्ट फैक्टर वाज v का sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है, v का sin थीटा कंपोनेंट, बिकॉज आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ v का cos थीटा कंपोनेंट पैरेलल आ रहा है, इसलिए हम ये कंडीशन ना लेकर के v का sin थीटा कंपोनेंट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है
ये आपका क्या होता है कि जब इसको देखा गया था कि जब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाता है तो ये सर्कुलरली मूव करता है, तो सर्कुलरली मूव करने की वजह से इसमें हम पैरेलल वेक्टर का जो है ये ना लेकर के कंपोनेंट, हम परपेंडिकुलर वेक्टर का कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसीलिए v का sin थीटा कंपोनेंट आ गया। अब अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा। ठीक है, एज पर द कंडीशन ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वलिटी बदलेगी तो कांस्टेंट आ जाएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज k। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हम k यूज कर देते हैं, तो फाइनली k इज इक्वल टू क्या आ गया, q b v sin थीटा। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म पूछ लिया जाता है, ये तो डेरिवेशन तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, इसका वेक्टर नोटेशन पूछ लिया जाता है। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर f इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे ये k की जो k कांस्टेंट है इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी में 1 लेते हैं, तो फाइनली क्या आ गया, f इज इक्वल्स टू q b v sin थीटा आ गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में करोगे आप तो क्या हो जाएगा q, अब देखिए आप v और b के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो ये sin थीटा हटेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। This is the force on a current carrying charge on a charge in a magnetic field। ठीक है, ये फोर्स आती है किसकी, जब एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। अब इसी चार्ज, ये जो फोर्स आपकी कैलकुलेट हो रही है, इसी फोर्स का नाम पड़ा था लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स, क्योंकि लॉरेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ था कि जब एक प्लस क्यू चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस प्लस क्यू चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किस हिसाब से फोर्स लगाएगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी, या स्केलर नोटेशन में बात करें तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो अब हम इससे फोर्स की बात करने जा रहे हैं कि हमें फोर्स निकालना है कि ये एक जो कंडक्टर है आपका, इस पर टोटल नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें करना क्या होगा भाई, हमें पता है एक चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स है दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, यही फॉर्मूला है। यानी एक सिंगल चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर हमने क्या ले रखा हुआ है, जो वेलोसिटी ले रखी हुई वो ड्रिफ्ट के फॉर्मूले, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ड्रिफ्ट करते हुए चलता है, तो यानी ये हमने वीडी ले ली। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। अब हमने करंट में ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, क्या कि जो नेट चार्ज होता है Q, दैट इज Q, सिंस वी नो दैट Q किन फैक्टर से डिपेंड करता है, NEAL, और जहां पर इनमें हमने पढ़ा रखा हुआ था N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज या चार्ज पर यूनिट लेंथ, E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड L इज लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर Q आपका डिपेंड करता है। ये आपको मेंशन करने होंगे कि N क्या है, E क्या है, A क्या है और L क्या है। इन फैक्टर्स को मेंशन करके इनकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें इसमें फर्दर और आगे क्या मिल जाएगा, F की वैल्यू हमें क्या मिलती है देखते हैं। F इज इक्वल्स टू NEAL और साथ में क्या आ रहा है, VDB साइन थीटा। अब अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखें और थोड़ा सा पीछे के फैक्टर को एग्जामिन करें तो NEA, ये तीन फैक्टर NEA और VD, ये जो फैक्टर है ये ओवरऑल किसके बराबर होते थे, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है, ये हमारा करंट I के इक्विवेलेंट होते थे। सिंस वी नो दैट I इज इक्वल्स टू NEA VD, ये करंट और ड्रिफ्ट का रिलेशन था जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा हुआ है। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज करके, यानी तो अब फाइनल F की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हो गया ILB sin थीटा। This is our final expression for force on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field। इसके वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, इसका वेक्टर नोटेशन भी कभी कदार पूछ लेते हैं। तो वेक्टर नोटेशन में क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल्स टू I, और एंगल किसके बीच में बन रहा है, L और B के बीच में, तो वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, दिस इज द वेक्टर नोटेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सिक्स्थ टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स और कंडक्टर्स। यानी जब हम बात करेंगे कि हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है और या वायर्स है, उन पे फोर्स कैसे एक्सर्ट होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार नंबर ऑफ टाइम पूछा जाता है, मे बी आपको इस बार भी एग्जाम में मिल जाए ये क्वेश्चन।
कि हमें फोर्स निकालनी है टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स या वायर्स के बीच में। मतलब कहने का, मैं यहाँ पे डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहा हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं समवॉट लाइक दिस, और इनकी लेंथ इनफाइनाइट है, दे आर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ इनकी इनफाइनाइट वायर्स है, ठीक है। और इनमें मान लिया कि करंट जो है वो पैरेलल कंडीशन में, यानी इसमें करंट I1 ट्रेवल कर रहा है और इसमें करंट I2 ट्रेवल कर रहा है। इस वायर में I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। इसको नाम मैंने दे दिया AB और इस वायर को मैंने नाम दे दिया CD। काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। I1 I2 हमारी करंट हो गई। अभी हम इनमें ये भी ले लेंगे, कंडीशन तो ये भी बन जाती है कि अभी ये देखिए पैरेलल करंट्स जा रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दूसरी कंडीशन होती है एंटी पैरेलल में। तो एंटी पैरेलल की भी कंडीशन आगे डिस्कस कर लेंगे कि अगर एंटी पैरेलल होगा, एक में सीधे जा रहा है और एक में नीचे जा रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है इनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दो वायर्स हैं जिनमें करंट I1 और I2 फ्लो कर रही है, और सपोज कर लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को हम R अज्यूम कर लेते हैं। मान लिया स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा ये वायर है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा 3D में ले लेते हैं, ये वायर है। तो जैसे इसमें करंट ट्रेवल करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इफेक्ट के कारण क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ये अपने आसपास क्या क्रिएट कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जो दूसरा वायर है जो इसके पैरेलल ये वायर लगा हुआ है, इससे ये टच होती हुई जाएगी, ठीक है ना, इससे ये टच होती हुई जाएगी। देखिए मीन टू से, जैसे अगर ये वाला वायर हमने ले रखा हुआ है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी दैट विल समवॉट इन टच विद दिस वायर, ऐसे, ठीक है ना। तो मान लेंगे कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी भाई वन वायर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 वो इस पे जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यानी करंट हमें पता चल गया, करंट पता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, तो उससे हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें तो जैसे भाई हमने I1 करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो कैलकुलेट कर ली, तो वैसे ही हम इस I2 के लिए भी, यानी जो CD वायर हमने ले रखा है, सिमिलरली ऐसे ही सेम कंडीशन पे I2 के साथ भी होगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो इस वायर पे होगी। तो इसके लिए अगर हम डायरेक्शन लें तो यानी मैग्नेटिक फील्ड B2 वो इस वायर पे यहां पे डेवलप होगी। दिस विल बी द B2, ठीक है ना, क्योंकि खुद पे नहीं डेवलप करेगा, यानी ये वाला वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर डेवलप होगी और इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पर डेवलप होगी। अब बात करते हैं इनके फोर्सेस की। तो फोर्सेस की बात करें तो हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सीख रखा हुआ था। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली FBI मैंने आपको बताया हुआ था, फोर्स, F स्टैंड्स फॉर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो करंट की डायरेक्शन में पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। अब ये जैसे AB वायर की हम बात करें तो करंट की डायरेक्शन हमें पता है ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्ट जा रही है, तो ये ऑब्वियसली फोर्स क्या होगी, कुछ ऐसे अगर हम देखें कि फोर्स हमारी क्या होगी, यानी टूवर्ड्स वायर CD जा रही है, यानी AB वाले वायर की जो फोर्स एक्ट हो रही है वो क्या होगी, टूवर्ड्स CD जा रही है, दिस। सिमिलरली यही कंडीशन इसके साथ लेंगे तो इसकी फोर्स जो होगी वो टुवर्ड्स AB जाएगी, ठीक है ना। तो यानी ऐसे भी याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको याद भी थोड़ा रख लीजिएगा कि जब दो पैरेलल करंट्स ट्रेवल कर रही होती है वायर्स में, तो उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं ये अट्रैक्टिव होती हैं। और आगे अभी हम बात करेंगे जब एंटी पैरेलल करंट्स होंगी, यानी एक में ऊपर जा रही है करंट, एक में नीचे जा रही है, तो फोर्स रिपल्सिव होती है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली एजम्पशन पे बेस्ड है कि एंटी पैरेलल और पैरेलल की कंडीशन में, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, इफ पैरेलल करंट flows, parallel current flows in both wires या conductors, then force is attractive, else repulsive, नहीं तो repulsive होगी, रिपेल करेगी। यहां देख सकते हैं अट्रैक्ट हो रही है। तो अब हम बात करते हैं इनके एक्सप्रेशन की। तो जैसे अब हम वायर CD के लिए बात कर रहे हैं, दिस वायर फॉर वायर CD की बात करते हैं। तो CD की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देख सकते हैं फिगर में CD पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कौन सी आ रही है, दैट इज B1 मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है CD वायर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेट वायर, μ0/2 पाई
I बाय आर, I बाय आर। अब यहां अगर हम बात करें करंट की, तो करंट हमारा कौन सा डेवलप हो रहा है? I1। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड B1 जो आ रही है वो किसके कारण आ रही है? I1 करंट के कारण आ रही है। अब ये हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मान लेते हैं FCD के लिए हम निकाल रहे हैं यहां पे, तो IBL sin थीटा होता है हमारे पास फोर्स, तो B की जगह हमने B1 लिख दिया, L sin थीटा, क्योंकि अभी हमने I1 नहीं लिखा हुआ है, मतलब I यहां पे नहीं लिया हुआ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CD पे निकाल रहे हैं तो IBL sin थीटा हमारा फॉर्मूला है, तो B तो हमें पता है B1 है। अब हमें ये देखना I में हम क्या लिखेंगे, I1 लिखें I2 लिखें। अब जरा डिसाइड करिए आप, FCD की बात हो रही है, यानी फोर्स ऑन CD की बात हो रही है, फोर्स ऑन CD की बात हो रही है, तो इसमें जो करंट है वो कौन सा ट्रेवल कर रहा है? I2 ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे? I2। अब सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, I2 B1 की जगह पे B1 की वैल्यू दैट इज μ0/2 पाई I1 बाय आर इंटू L, और थीटा दोनों के बीच में L, और आप अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? लेंथ के परपेंडिकुलरली होती, क्योंकि भाई फ्लेमिंग्स ने क्या कहा था कि जो आपके तीनों फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये लेंथ के क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। भाई L क्रॉस B होता था ना, तो L क्रॉस B की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो कितना होता है? 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर। सो यहां पर हम क्या रीजन दे रहे हैं? सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो हमें पता है साइन 90 क्या हो जाता है? 1। तो यहां पे साइन 90 की जगह पे 1 हो गया। अब इसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या आ रहा है? दैट इज FCD की जो वैल्यू आई है दैट इज μ0/2 पाई I1 I2 बाय R इंटू L। अब ये जो वायर हमने ले रखा हुआ था, ये वायर कैसा ले रखा था? इनफाइनाइट लेंथ का ले रखा हुआ था, तो इसको हमें करना क्या होगा? भाई ये जो फोर्स आ रही है इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में आ रही है, इनफाइनाइट वायर के रेस्पेक्ट में आ रही है, तो इसीलिए हम जो ये फोर्स फाइनली कैलकुलेट करते हैं ये पर यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं, जिसको हम स्मॉल f ले लेते हैं यहाँ पे, यानी स्मॉल f का मतलब क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन वायर CD पर यूनिट लेंथ। चलिए लेंथ से इसको डिवाइड कर दें अगर, तो आ जाएगा μ0/2 पाई I1 I2 बाय R, क्योंकि लेंथ से लेंथ डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, μ0/2 पाई I1 I2 बाय R।